हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेएस एकेडमी में। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों तो हम लोग क्या इस समय कर रहे हैं। आज हमारी जो क्लास है दोस्तों वो हिस्ट्री की है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री की एक सीरीज शुरू की है, वॉर्स की एक सीरीज शुरू की, यानी बैटल की, या जो भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं उसकी हमने एक सीरीज शुरू की है। उसी में दोस्तों आज हमारी 5वीं क्लास है। उससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 4 युद्धों के बारे में या 2 है ना के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, युद्धों के बारे में, है ना। 4 क्लासेस की हो चुकी हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो पहली क्लास हम लोगों ने दोस्तों 10 बैटल किंग्स यानी दशराग युद्ध के बारे में पढ़ा दोस्तों। फिर दूसरा दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि दोस्तों जो अलेक्जेंडर हैं, सिकंदर द महान जिनको बोला जाता है, ग्रेट बोला जाता है, उन्होंने दोस्तों भारत में जब आक्रमण किया तो उनके बारे में दोस्तों हम लोगों ने पूरा पढ़ा, जिसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने उनका हाइडे स्पीच का जो युद्ध है दोस्तों, जो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, उसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोगों ने चीज़ें की हैं। और आसपास जितना भी कुछ सिकंदर के बारे में जो कुछ जानने लायक था वो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। देन इसके बाद दोस्तों फिर मैंने आप लोगों को अशोक के बारे में पढ़ाया। अशोक है ना, अशोका द ग्रेट दोस्तों, जिनको हम लोग कह सकते हैं भारत में आज तक के सबसे महान शासक हुए हैं, जो अशोका द ग्रेट दोस्तों, उनके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से बहुत संक्षिप्त दोस्तों क्लास की है। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों फिर हम लोगों ने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। सॉरी दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में, हर्षवर्धन ने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, जो गुप्त साम्राज्य के यानी गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। ठीक है, सबसे महान शासक थे और जिनको भारत का सबसे बड़ा विजेता भी माना जाता है, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जिनको विंसेंट स्मिथ ने, है ना, जो इतिहासकार हैं, है ना, वो तो उन्होंने भारत का नेपोलियन उनको कहा है। तो उनके बारे में हम लोगों ने बहुत आराम से बहुत डिटेल में किया दोस्तों। फुल 50 मिनट की क्लास जो है सिर्फ उनके ऊपर ही है। साम्राज्य विस्तार, कैसी क्या नीति, क्यों क्या, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ बहुत डिटेल से की। आज दोस्तों हमारा इसी क्रम में दोस्तों आज हमारी 5वीं क्लास है। उस 5वीं क्लास में दोस्तों जो हम आज जिस व्यक्तित्व पर या जो आक्रमणकारी पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो है दोस्तों महमूद गजनवी। महमूद गजनवी या गजनी भी बोलते हैं, है ना, गजनी ही लिख लो दोस्तों। ठीक है, महमूद गजनी। ठीक, तो महमूद गजनी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आए, भारत पर इन्होंने क्यों आक्रमण किया, इनका क्या मुख्य उद्देश्य था और भारत में आक्रमण करने का क्रम क्या था। सारी चीज़ें हम दोस्तों इनका एकदम सिलसिलेवार पढ़ेंगे और चीज़ें आप लोग बस खाली कहानी की तरह मेरी बातों को सुनिएगा। जो नोट करने वाली चीज़ें रहेंगी वो मैं यहाँ अगर लिखूँगा तो आप नोट कर लीजिए, और या आप बोलते समय आपको ऐसा लगे कि आपको ये नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए बस, वरना आप सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। और इस युद्ध का जो महमूद गजनवी हैं, इनके आक्रमण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या आर्थिक, क्या राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव कैसा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों बातें करते समय ध्यान रखेंगे और चीज़ें पढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो हम इनके ऊपर बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दोस्तों इसी में दोस्तों हमारी यहाँ पे इसी चैनल पर क्रैकर जेएस एकेडमी के नाम पर ही दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की भी एक सीरीज कर रहे हैं, तो जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पूरा कवर कर रहे हैं। पूरा कवर करने का मतलब हम पूरी होल इंडियन ज्योग्राफी को कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों मैंने ट्राइब्स का जो अभी अगर हम बता दें कि हमारा कौन सी क्लास चल रही है, तो दोस्तों ट्राइब्स हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। जो भी मेरा मित्र दोस्त जो भी है, अगर उनको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है तो दोस्तों एक बार जरूर पढ़ के देखें दोस्तों, क्लास जरूर करके देखें। आई होप आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी ना लगे तो बताइएगा। ठीक है। और आप क्लास को एक बार देखिए, जो भी इंडियन ज्योग्राफी मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें करा दी। और अब जो ट्राइब्स के बाद जो लास्ट सिर्फ बचा है भारत में, मतलब जो इंडियन ज्योग्राफी में, वो दोस्तों सिर्फ मानसून बचा है, और ट्राइब्स के बाद सीधे मानसून ही मैं कराऊंगा, भारत का मानसून। और भारत का मानसून आने वाला भी है दोस्तों, तो दोनों कोरिलेट करके हम पढ़ते चलेंगे, सीखते भी चलेंगे चीज़ों को। इसीलिए मैं इतने दिन से उसको थोड़ा रोक के रखा था। ठीक है। और बाकी उससे पहले जितना इंडियन ज्योग्राफी होता वो सारी मैंने करा दी, और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों। आप प्लेलिस्ट जब मेरे सर्च करेंगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट आएगी, उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आपको दोस्तों वो ज्वाइन करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और फिर हम लोग बात करते हैं महमूद गजनवी की। तो दोस्तों महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा हम लोग पहले इनके बारे में जान लेते हैं, देन इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि भारत में इन्होंने आक्रमण करने का क्रम क्या था। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये किस क्षेत्र से आए दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो मैं मैप के थ्रू आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ बताऊँगा। और आप लोग भी दोस्तों भारत के मैप बनाने का प्रैक्टिस किया करें।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों। इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों ये अभी का हमारा वर्तमान भारत है, बट पहले तो दोस्तों हमारा पाकिस्तान भी जो आज जो हमारा हमसे अलग हो गए हैं दोस्तों, ये पहले पाकिस्तान भी हमारे अंदर आता था। ठीक है, इधर फिर दोस्तों इधर हम लगता है इधर बॉर्डर अफ़गानिस्तान है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पूरा ऐसे करके फिर इधर दोस्तों ईरान है। ठीक है, ऊपर अगर हम जाएंगे तो मध्य एशिया के और देश हैं, जैसे इधर से दोस्तों भारत से तो नहीं लगता है, बट अफगानिस्तान के ऊपर इधर तुर्कमेनिस्तान है, सॉरी दोस्तों तजाकिस्तान है, फिर इधर तुर्कमेनिस्तान है, इधर बीच में उज्बेकिस्तान है, फिर ऊपर कजाकिस्तान है, फिर ये सॉरी दोस्तों कजाकिस्तान किर्गिस्तान है, फिर इधर कजाकिस्तान है। तो ये कुछ देश हैं जो जिनके बारे में दोस्तों आपको बस मैप में देखना, मतलब यहाँ नहीं देखता है, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये तो जो ये क्या कहते हैं महमूद गजनवी या गजनी जो है वो दोस्तों भारत में अफ़गानिस्तान से आए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये भारत में अफ़गानिस्तान में इनका साम्राज्य था। ठीक है, मतलब ये अगर देखा जाए तो मध्य एशिया में ये इनका साम्राज्य था अफ़गानिस्तान में। तो ये अफ़गानिस्तान से भारत आया था। ठीक है, ये जान लेना, ये पता चला आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका जो जन्म है दोस्तों, ये जो इनका जो जन्म है महमूद गजनी का इनका जो जन्म है दोस्तों वो 971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 971 ईस्वी में हुआ था और 27 वर्ष की उम्र में दोस्तों ये गजनी राज्य के दोस्तों क्या हुए है ना, अफगानिस्तान में जो गजनी था वहाँ का दोस्तों वहाँ का राजा बना दोस्तों। ठीक है, राजा बना। तो अगर हम बात करें तो ये 1998 में हो जाएगी दोस्तों, 27 वर्ष बाद बातें। ठीक है, तो यहाँ पे ये राजा बना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसने फिर जब वहाँ पे अपने राज्य को इस्टेब्लिश कर दिया तो फिर इसने दोस्तों अपने आसपास के जो साम्राज्य हैं, जैसे ईरान है, ये है ना, इसके पास से लगता हुआ दोस्तों ये वाला एरिया कौन सा, ईरान। तो इसने ईरान के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पे भी दोस्तों हमला किया और दोस्तों इसने ईरान का जो उत्तर पूर्वी इलाका है उसको दोस्तों इसने जीत लिया। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ईरान का पश्चिमी है वो पूर्व होगा, तो ये वाला इलाका दोस्तों इसने जीत लिया। इधर इसी तरह ट्रांसकोसिया दोस्तों ऊपर आता है, जो मध्य एशिया में जो देखते हैं हम लोग दोस्तों, इसके ऊपर वाला इलाका भी इसने जीता। ठीक है, तो ये इसने जब यहाँ पे जीता तो दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये उस समय दोस्तों मध्य एशिया में कह लो या पूरे वर्ल्ड में कह लो दोस्तों, उस समय कुछ बड़े साम्राज्यों में से दोस्तों एक बड़े शक्तिशाली शासकों में से दोस्तों एक ये भी था। ठीक है, उस समय के जिस समय ये था उस समय के कंटेम्प्रेरी राजाओं में से या शासकों में से दोस्तों या सल्तनत में से इसका भी एक सल्तनत गिना जाता था। ठीक है, तो ये मैं कुछ आपको बताया मैंने कि ये कहाँ से आया और इसने दोस्तों जब ये राजा बना तो इसने आसपास के इलाकों को जीता, जिसमें मैंने बताया ट्रांसकोशिया है या दोस्तों ईरान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंट जब जीता इसने, तो फिर ये इसको अब देखो क्या है ना दोस्तों, भारत जैसा ये जैसे मध्य एशिया के जो देश थे दोस्तों, ये यहाँ की जो फर्टिलिटी थी या जो उपजाऊ है, ये यहाँ का जो एरिया है वो उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, यहाँ से कर और वो ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती थी। तो दोस्तों क्या होता था, यहाँ के ज़्यादातर जो आक्रमणकारी होते थे, राजशासक होते थे, वो भारत के क्षेत्र वाले इलाके में देखो इससे पहले देखो जैसे कि अगर पढ़ोगे तो मध्य है ना, अरब के लोग जो हैं भारत पे आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये क्रम इनका लगा रहता है कि ये भारत में आते हैं, आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद क्या करते हैं, लूट के ले जाते हैं। या तो इनका मुख्य उद्देश्य होता था लूटना। इससे बाद देखो मोहम्मद गौरी से पहले अगर जितने भी भारत पे आक्रमण देखोगे, भारत के मतलब कि जो मध्यकाल में जैसे महमूद गजनवी हैं या अरब हैं या और भी जो हैं, वो क्या करते थे, भारत पे आक्रमण करते थे और लौट जाते थे, है ना। हालांकि बहुत से लोग तो आ ही नहीं पाए, वो सिंध तक ही रहते थे, सिंध से बाद में बाहर चले जाते थे, लौट जाते थे, सिंध तक उनकी सीमा सीमित हो जाती थी। ठीक है, तो जब महमूद गजनवी शासक बना दोस्तों, है ना, अफगानिस्तान में, तो उसके बाद उसने क्या किया, भारत पे आक्रमण करना की सोची। तो भारत में आक्रमण करने के लिए दोस्तों उसने क्या किया कि सबसे पहले दोस्तों क्या था, उसके आसपास में ही एक दोस्तों अफगानिस्तान के इलाके में एक हिंदू शाही वंश था दोस्तों। अफगानिस्तान में ही दोस्तों एक हिंदू शाही वंश था जो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था इसी के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के कहाँ पर, अब जैसे ये दोस्तों जैसे ये पाकिस्तान है, इसके लगता हुआ सीमा पर दोस्तों अफगानिस्तान में हिंदू शाही एक वंश था दोस्तों, जिससे जब ये भारत पर आक्रमण करने आ रहा था तो सबसे पहले दोस्तों इसने उसी से युद्ध किया। ठीक है, सबसे पहले हिंदू शाही वंश से ही इसको ये टकराए। उस समय जो जब इसने पहली बार जब इसने भारत पर आक्रमण करने की सोचा तो उस समय यहाँ का जो शासक था वो जयपाल था दोस्तों। कौन था दोस्तों, हिंदू शाही वंश का शासक कौन था, जयपाल। तो इसने जयपाल को हराया कब दोस्तों, 1001 ईस्वी में। ये दोस्तों आपको याद नहीं रखना ये डेट को कि 1000 ईस्वी कब था, बस ये याद रखना है कि जब इसने आक्रमण किया तो उसने सबसे पहले हिंदू शाही वंश जयपाल को पराजित किया।
जयपाल दोस्तों एक स्टोरी है इनके बारे में, कहा जाता है कि जब ये महमूद गजनवी से हार गए तो ये अपने और इनको क्या हुआ, बंदी बना दिया महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी बंदी बनाने के बाद इनको बाद में छोड़ भी दिया। जब छोड़ा तो दोस्तों ये अपने इनको बहुत अपमान सा लगा और ये इन्होंने अपने को बहुत अपमानित समझने लगे ये अपने आप को। तो इन्होंने क्या किया, बाद में ये चिता में जल के इन्होंने आत्मदाह कर लिया। ठीक है, ऐसी स्टोरी है कि इन्होंने बाद में जब इन्होंने छोड़ा तो आत्मग्लानि में दोस्तों कि ये उनसे हार गए, तो ये फिर इन्होंने क्या किया कि ये चिता में जल गए। ठीक है दोस्तों, ये एक स्टोरी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, हिंदू शाही वंश में जो दूसरा जो शासक बना, इनका पुत्र दोस्तों आनंदपाल दोस्तों। ठीक है, आनंदपाल क्या हुआ, राजा बना। और दोस्तों ये राजा बना है 108 है ना, ये जब राजा बना तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, फिर महमूद गजनवी ने फिर भारत पर आक्रमण करने की सोची। ठीक है, इसको हराने के बाद दोस्तों ये क्या हुआ ठीक है, इसको हराने के बाद दोस्तों क्या हुआ, ये देखो अजयपाल को हराने के बाद दोस्तों बंदी बनाया। इसके बाद फिर ये वापस चला गया अपने क्षेत्र में, अफगानिस्तान में, और फिर ये वहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगा। फिर इसके बाद फिर दोबारा इसने भारत पर आक्रमण करने की सोची, और इस बार दोस्तों ये जब आया तो इसने दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक भारत थे, है ना, कई बार। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, हिंदू शाही वंश का जो राजा था वो कौन बना दोस्तों, आनंदपाल। जब आनंदपाल दोस्तों शासक बना तो इसने फिर जब भारत पर आक्रमण ये महमूद गजनवी ने जब दोबारा जब आक्रमण किया तो महमूद है ना, आनंदपाल ने इसको दोस्तों रोकने की कोशिश की, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान आते समय तो दोस्तों ये रास्ते में पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इससे इनका मुकाबला हुआ। और कहा जाता है कि इस युद्ध में दोस्तों आनंदपाल को दोस्तों भारत के कई राजाओं की संयुक्त सेना ने मदद की थी। मतलब जब महमूद गजनवी ने इसके ऊपर जब आक्रमण किया आनंदपाल पर, तो भारत के कई राजाओं, जैसे भारत में उसमें प्रतिहार थे, है ना, चालुक्य थे, छोटे छोटे राजवंश थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया, एक संयुक्त सेना भारत की इनको मतलब आनंदपाल को सहायता के लिए भेजी। फिर भी दोस्तों आनंदपाल दोस्तों इनसे मतलब इनकी जो संयुक्त सेना है महमूद गजनवी से नहीं जीत पाई और ये हार गए। इस लड़ाई को दोस्तों वेहिंद की लड़ाई भी बोलते हैं। वेहिंद की लड़ाई दोस्तों, वेहिंद की लड़ाई, मैं इधर बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, वेहिंद की लड़ाई बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, हालांकि ये अभी तक पूछा नहीं गया है और मुझे उम्मीद भी नहीं कि कभी पूछा जाएगा, बट आपको याद रखना, कभी पूछ लिया जाए तो याद रहना कि ये अब महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच जो लड़ाई होती है उसको वेहिंद की लड़ाई बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों, भारत के कई शासकों ने दोस्तों आनंदपाल की सहायता के लिए संयुक्त सेना भेजी थी, बट फिर भी ये हार गए थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसने भारत पर आक्रमण किया और दोस्तों ये इनको मतलब आनंदपाल को हराने के बाद दोस्तों फिर ये सीधे आया भारत में, पंजाब वाला इलाका पहले आया, तो भारत के पश्चिमी पंजाब में दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया, है ना, मतलब महमूद गजनवी ने भारत के पंजाब वाले इलाके में आया। पंजाब से दोस्तों इसने क्या किया, फिर ये हरियाणा, इधर जम्मू कश्मीर जीता इसने, हरियाणा से दोस्तों ये यूपी के मथुरा वाले इलाके में गए, मथुरा से फिर ये दोस्तों बुंदेलखंड होते हुए, ठीक है, मतलब ये इसका एक क्रम चलता है, ये यहीं से देखो आता है अफगानिस्तान से होते हुए दोस्तों कश्मीर के पंजाब वाले इलाके, नहीं सॉरी पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके से आता है। पंजाब पे आक्रमण करने के बाद दोस्तों इधर एक कश्मीर ऊपर है तो उस पर आक्रमण करता है। इसके बाद दोस्तों ये हरियाणा से दोस्तों होते हुए ये इधर, फिर इधर यूपी का मथुरा, अब दोस्तों पहले आओगे तो मथुरा ही पड़ेगा हरियाणा के बाद इसलिए, तो फिर मथुरा से फिर दोस्तों ये इधर टर्न हो जाता है ना, बुंदेलखंड वाले एरिया में, बुंदेलखंड से होते हुए दोस्तों ये ग्वालियर से होते हुए दोस्तों ये आ जाता है गुजरात। तो ये इसका एक चक्र चलता है ऐसे, ये दोस्तों पंजाब, कश्मीर, हरियाणा में दोस्तों थानेश्वर जो था, है ना, थानेश्वर पर दोस्तों आक्रमण करता था। थानेश्वर में कौन शासन करता था, तो जिसको दोस्तों हर्षवर्धन दोस्तों थानेश्वर, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों ये कौन सा, ये मथुरा, ये यूपी का जो मथुरा है आज का, मथुरा पर भी दोस्तों ये आक्रमण करते हैं। फिर इसके बाद बुंदेलखंड वाला एरिया और इधर गुजरात में दोस्तों कौन थे, है ना, गुजरात में आक्रमण करते हैं। तो ये इसका क्रम चलता है, भारत में इस तरीके का आक्रमण करने का क्रम है इसका, ठीक है। तो ये ऐसा कहा जाता है कि इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया है, ठीक है। तो ये आता था, लूट के जाता था, फिर आता था। तो ये इसका क्या काम था, ये बस ये आके भारत को लूटने, इसकी मुख्य जो उद्देश्य था, अगर हम बात करें तो ये धन इसका मुख्य उद्देश्य था। बाकी अभी हम पढ़ेंगे इसका कारण, है ना। तो क्या हुआ कि जब ये इसका क्रम चलता था, ठीक है, तो इधर जीता और फिर ये सारी जीतने के बाद ये गुजरात पहुंचते थे, ठीक है।
तो अब इसके बाद क्या हुआ फिर दोस्तों, इन्होंने मतलब महमूद गजनवी के बारे में और थोड़ी चीज़ें क्या हैं, ये तो हम लोग जान गए, इसके आक्रमण का क्रम क्या होता था, कैसे चलता था इसका आक्रमण क्रम, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो दोस्तों इसने सिर्फ भारत के पश्चिमी पंजाब वाला जो इलाका है दोस्तों, पश्चिमी पंजाब वाला जो इलाका है, ठीक है, उस पर दोस्तों अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी अपने साम्राज्य का उसको हिस्सा बना लिया, यानी वहां अपने साम्राज्य का हिस्सा, अंतिम हिस्सा माना। और इसके बाद दोस्तों ये पूरे जो क्षेत्र को जो जीतता है, जैसे हरियाणा है या कश्मीर है या मथुरा, यहाँ पे दोस्तों इसने अपने साम्राज्य को कभी स्थापित नहीं किया, ठीक है, अपने साम्राज्य को स्थापित नहीं किया, ये अपने पश्चिमी पंजाब तक ही अपने राज्य को सीमित किया। और अगर इसका मैं रीजन बताऊं कि ये पश्चिमी पंजाब में इसने शासन क्यों स्थापित किया, क्योंकि दोस्तों ये भारत में आने का मुख्य द्वार था, क्योंकि जब वो चाहेगा भारत में आक्रमण कर सकेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई प्रतिरोध ही नहीं रहेगा। नहीं तो अगर इसे अपने नियंत्रण में नहीं रखेगा तो दूसरा फिर कोई शासन करेगा, तो जब ये फिर आएगा तो फिर इसको इससे लड़ना पड़ेगा। तो भारत का ये मुख्य द्वार था, इसीलिए दोस्तों इसने अपने पश्चिमी पंजाब को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर लिया। तो इससे क्या होता था, उसको जब भारत पर आक्रमण करना होता था, मैंने बताया भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो जब उसको भारत पर आक्रमण करना होता था तो उसको बड़े आसानी रहती थी, कोई भी उसका प्रतिद्वंदी नहीं रहता था इस इलाके में, और वो आके भारत में आक्रमण करता था, भारत में लूट करता था, ठीक है। तो ये तो फिर क्या, अभी क्या है दोस्तों, ये तो होगा इसके नियंत्रण में। दूसरी चीज हम लोग पंजाब पे आते हैं दोस्तों, जो इसका गुजरात में जो इसका मुख्य बात है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे यार, है ना, यही इनका मुख्य केंद्र है, यहाँ से बहुत सारा धन लूटा है, ठीक है। तो गुजरात की बात करते हैं। तो दोस्तों उस समय गुजरात में जो थे, है ना, गुजरात में दोस्तों जब वो उसने आक्रमण किया तो गुजरात के दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर उसने आक्रमण किया, हमला किया। तो सोमनाथ मंदिर में दोस्तों उसने उस समय भीमसेन, वहाँ के भीम प्रथम दोस्तों, वहाँ के जो गुजरात के शासक थे दोस्तों, उनको पराजित किया, ठीक है। और उनको पराजित करने के बाद दोस्तों इसने गुजरात जो सोमनाथ मंदिर है दोस्तों उसको तोड़ दिया, और वहाँ से दोस्तों जितनी भी धन संपदा थी और उसको लूटा, ठीक है। तो और ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों सोमनाथ से या भारत से जाते समय ये इतना धन इसके पास होता था, मतलब जो लूटते समय दोस्तों इसके पास इतना धन होता था कि ये जो देखो धन की कोई एक मतलब वो नहीं था कि कोई संख्या में बता दो कि इतना है, बट बहुत से इतिहासकार हैं जैसे रोमिला थापर जी जैसे हैं, वो कहती हैं कि ये भारत से जाते समय इतना धन इतना धन इसने लूटा कि ये अपने ये भारत मतलब यहाँ से जाते समय भी ले नहीं जा पा रहा था, मतलब इतने धन इसके पास इसने लूटा था कि ये अपने घोड़े खच्चर जो भी चीज़ लाया था हाथी, उससे लाद के ये ले नहीं जा पाया था, है ना। और ये भी कहा जाता है कि इसने इतना धन लूटा कि इसने अपने राज्य में जाकर, यानी अपने गजनी राज्य में जाकर दोस्तों इसने वहाँ पर कर मुक्त कर दिया, किसी से टैक्स नहीं लिया, है ना। और ये सारी चीज़ें कहानी है कि इतना धन यहाँ से लूट के ले जाता था, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर पे, और ऐसा कहा इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। सोमनाथ मंदिर पे इसने पहली बार दोस्तों 1025 पे आक्रमण किया था, 1025 से पहली बार दोस्तों सोमनाथ मंदिर पे इसने आक्रमण किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे, और इसके बाद कई बारंबार इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके आने का क्रम, और इसने गुजरात में दोस्तों जो सोमनाथ मंदिर इस पर। अब बात हम कर लेते हैं दोस्तों सोमनाथ मंदिर की आई है, तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि कभी सोमनाथ मंदिर के बारे में ही पूछ लिया जाए कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कब हुआ था, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो सोमनाथ मंदिर की दोस्तों ठीक दोस्तों सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, ये पहली चीज़ तो ये तो गुजरात में है दोस्तों, ये तो पता ही है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना है, पहली बार इसका जो शिलान्यास जो किया गया था वो वल्लभी के मैत्रक राजा थे, वल्लभी के मैत्रेय ने किया था दोस्तों। गुजरात में एक शासक थे वल्लभी, है ना, वल्लभी के मैत्रक ने दोस्तों इसको पहली बार 7वीं शताब्दी में बनवाया था, 7वीं शताब्दी में इसको बनवाया था, ठीक है। पहली बार इसको गुजरात में वल्लभी के मैत्रक ने 7वीं सदी में इसको बनवाया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, हम जानते हैं कि 712 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था, अरबों का हमला हुआ था 712 में दोस्तों, है ना, अरबों का हमला हुआ। उसी अरबों के एक हमलावर था दोस्तों जुनैद ने दोस्तों इस गुजरात के मंदिर को, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया, है ना। तोड़ने के बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों दोबारा इसका फिर कब निर्माण हुआ, तो दोबारा दोस्तों इसका
जो निर्माण है वो प्रतिहार राजवंश का जो राजा था, प्रतिहार वंश का जो है ना राजा था, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था, जो महमूद गजनवी के। और ये कब हुआ था दोस्तों? ये 9वीं शताब्दी में, 9वीं सदी में। बहुत से इतिहासकार डेट भी इसकी लिख देते हैं कि 815 ईस्वी में, है ना, 815 ईस्वी में, अरे सॉरी दोस्तों 815 ईस्वी में, बट ये डेट आपको याद नहीं रखनी, बस आपको याद रखनी 9वीं सदी में दोस्तों। प्रतिहार वंशी जो राजा, जो हम लोग देखते हैं ना त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, उसी में दोस्तों ये प्रतिहार वंश थे। उसका एक राजा था नागभट्ट द्वितीय, जिसने दोस्तों इसको सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवाया था। और फिर ये कब तक बना रहा? महमूद गजनवी के आक्रमण तक। फिर ये महमूद गजनवी के आक्रमण के तक बना रहा। और इसके बाद जब महमूद गजनवी ने तोड़ा तो इसके बाद सीधे ये बना है भारत के आज़ादी के बाद, ठीक है। फिर इसको है ना, इसको बनवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाद में, ठीक है, आज़ादी के बाद, ठीक है। तो ये इनके थोड़ा सोमनाथ मंदिर के बारे में मैंने बता दिया। ये दो वंश और 2 राजाओं का नाम इनके साथ जुड़ा है, सोमनाथ मंदिर के साथ जुड़ा है, तो इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर के बारे में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों मैं बता दूं कि इसने जो महमूद गजनवी था, इसने सोमनाथ मंदिर पर आखिर क्यों आक्रमण किया, तो इसके पीछे दोस्तों कई स्टोरियां हैं, जिसमें से एक मैं बता दूं कि दोस्तों जहाँ पर दोस्तों ये मुस्लिम धर्म का या इस्लाम का जहाँ पर उदय हुआ है दोस्तों, वहाँ पहले दोस्तों कहते हैं वो हिंदू लोग वहाँ पर रहते थे। पहले वहाँ हिंदू धर्म के लोग वहाँ रहते थे, और जहाँ पे दोस्तों इस्लाम का उदय हुआ था, तो वहाँ पे पहले बहुत सारे मंदिर और मंदिर थे और कई देवी देवता वहाँ, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो मुस्लिम धर्म है या जो इस्लाम धर्म है, वो जो ईश्वर की निराकार उपासना करता है, यानी ईश्वर को निराकार मानता है, और वो, ठीक है, मूर्ति पूजा के या मूर्तियों के सख्त विरोध में है। तो जब वहाँ पे उसका प्रसार हुआ और जब उसका वहाँ पे उदय हुआ उस क्षेत्र में, मध्य एशिया में दोस्तों, तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ एक मंदिर में दोस्तों 3 मूर्तियाँ थी। जब सारे मंदिर तोड़ दिए गए तो उस मंदिर में एक मंदिर में 3 मूर्तियाँ थी, जिसमें से दोस्तों 2 मूर्तियाँ दोस्तों तोड़ दी गई थी, और एक मूर्तियाँ दोस्तों वहाँ के कोई श्रद्धालु, वहाँ का कोई हिंदू जो थे वो लेकर दोस्तों भागा, और भागकर दोस्तों वो कहाँ पर आया दोस्तों? सोमनाथ। तो उसने सोमनाथ में उस मंदिर को यहाँ, मतलब उस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि जो गजनवी है, जो गजनी है दोस्तों, उसी मूर्ति को या उसी मूर्ति को लेने यहाँ आया था, ठीक है। ये तो दोस्तों एक कहानी है, बट एक कहानी है, ठीक है, लेकिन हमको उससे ज़्यादा वो फैक्ट नहीं पता चलता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि गजनवी ने इसीलिए भारत पर ये जो सोमनाथ मंदिर है इस पर बार बार आक्रमण किए, और लगभग कई बार लूटा इसको दोस्तों। इतना लूटा दोस्तों कि यहाँ से इसको ले जाते में धन नहीं ले जा पाता था, इतना धन ये यहाँ से लूटता था भारत से या अन्य जगहों से दोस्तों, यहाँ से ले नहीं जा पाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हो गई, ठीक है। तो ये इसके लूट का रीजन है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ ये भी जान लो कि जब ये भारत पर यहाँ आया तो इसने बहुत सारी मूर्तियाँ तोड़ी, जिसमें से दोस्तों सोमनाथ मंदिर का जो मुख्य जो ये है मंदिर है, ये मुख्य रूप से माना जाता है दोस्तों। ऐसा भी माना जाता है कि ये यहाँ का सोमनाथ मंदिर का जो दरवाज़ा था दोस्तों, इसको दोस्तों ये अपने साथ ले गया था, और इसके बाद में, इसके मरने के बाद इसने अपने टोम में, यानी अपने गुंबद में, यानी अपने मकबरे में दोस्तों इसने उस मंदिर के दरवाजे को लगवाया। अब ये कितना सच है दोस्तों, ये तो इतिहासकार ही बता सकते हैं या रिसर्च के बाद ही पता चलता है, बट इस पर डिबेट चलता रहता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो मंदिर शिवलिंग जो थी वहाँ की, वहाँ से ये ले गया, और ये जो क्या कहते हैं, ये मस्जिद है दोस्तों, जामा मस्जिद जो है, वहाँ पे दोस्तों इसने अपने जो जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, उसमें उस शिवलिंग के पत्थर को दोस्तों वहाँ पे लगवाया, ताकि जो भी मुस्लिम लोग जाए उसके पैरों के नीचे आए। ये सारी चीज़ें ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। और दोस्तों इसको, है ना, मूर्ति भंजक, यानी इसने दोस्तों बहुत सारी मूर्ति तोड़ी, और दोस्तों इसने अपने आप को स्वयं को गाजी की उपाधि ली। दोस्तों गाजी अगर मैं बात करूँ कौन होते थे, तो गाजी उस समय दोस्तों एक धार्मिक योद्धा थे। मुस्लिम धर्म में गाजी जो थे वो धार्मिक योद्धा थे। मतलब क्या होता था, गाजियों को दोस्तों धर्म की शिक्षा तो दी ही जाती थी, बाद साथ साथ उनको शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती, शस्त्र के साथ शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी, है ना, ताकि वो गाजी जो हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर सके। जैसे कि अगर हम बात करें, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा था कि
देगी की रक्षा के लिए तेग जरूरी है, यानी धर्म की रक्षा के लिए हमें एक हाथ में अगर हमको ग्रंथ रखना है तो एक हाथ में हमारे पास तलवार होनी चाहिए, तभी हम अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी तरह दोस्तों गाजी भी थे। गाजी जो थे वो धार्मिक लोग थे, है ना, धार्मिक या कह लो धार्मिक सैनिक थे दोस्तों, जो धर्म प्रचार के लिए युद्ध करते थे दोस्तों। ठीक है, तो इसने गाजी की उपाधि ली थी। ठीक है, ताकि क्या हो, अब इसका अपने क्षेत्र में यानी मध्य एशिया में इसका प्रभाव बढ़े, क्योंकि लोग गाजी दोस्तों धर्म का रक्षक मानते थे। और दोस्तों उस समय का जो, उस काल का जो, युग का जो उस समय जो बोध है वो धर्म प्रभावी लोग हैं और धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। और क्योंकि दोस्तों वहाँ के लोग, मध्य एशिया के लोग और जो मुस्लिम समुदाय है वो मूर्ति की पूजा नहीं करते, और वो मूर्ति पूजक या मूर्ति भंजक को दोस्तों, यानी जो मूर्ति को तोड़ता है उसको बहुत बड़ा योद्धा और उसको, है ना, बहुत बड़ा मतलब धर्म के प्रति श्रद्धावान समझते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसने भारत में मूर्तियों को दोस्तों, या भारत में नहीं, जहाँ भी दोस्तों इसने युद्ध आक्रमण किया दोस्तों वहाँ पे मूर्तियों को इसीलिए तोड़ा क्योंकि दोस्तों इसका अपने लोगों पर दोस्तों प्रभाव पड़े। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये मध्य एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। इसी प्रभाव को बढ़ाने के लिए तो इसने बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में है, इसीलिए दोस्तों मूर्ति भंजक कहा जाता है, पूजक नहीं, मूर्ति भंजक। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया, मतलब आक्रमण के कारण, है ना, आक्रमण के पीछे के कारण अगर हम बात करें, आक्रमण के पीछे के कारण, आक्रमण के कारण दोस्तों पीछे छोड़ दो, आक्रमण के कारण की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसके पीछे अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। जैसे कि पहले कुछ लोग, है ना, जैसे कि अगर हम बात करें साम्राज्य विस्तार, पहला अगर हम बात करें साम्राज्य विस्तार, तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य वो साम्राज्य विस्तार था? तो नहीं, ऐसा क्यों कह सकते हो? क्यों? क्योंकि दोस्तों इसने देखो, इसने जीता तो दोस्तों हरियाणा, कश्मीर, पंजाब, पूरा पंजाब दोस्तों, बुंदेलखंड, गुजरात, ये सारा क्षेत्र इसने जीता। बट दोस्तों इसने अपने अधीन कौन से क्षेत्र को करा? सिर्फ पंजाब वाले इलाके को, और वो भी पश्चिमी पंजाब को, सिर्फ पश्चिमी पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाया, अपने पर नियंत्रण किया, बाकी सबको छोड़ दिया इसने, है ना। तो इससे क्या पता चलता है? ये साम्राज्य विस्तार के लिए भारत में नहीं आया था। अगर साम्राज्य विस्तार ही करना होता दोस्तों तो ये जितने क्षेत्र जीता था सारे क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता, बट इसने सारे क्षेत्र को अपने अधीन नहीं किया। जैसे कि अगर हम बात करें इसके बाद मोहम्मद गौरी दोस्तों, मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण करता है। तो मोहम्मद गौरी ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता है दोस्तों, उसने सब सारे क्षेत्रों को भारत में अपने अधीन कर लिया था। बट महमूद गजनवी ने ऐसा नहीं किया। इसने ऐसा, है ना, ऐसा नहीं किया। क्यों? है ना, क्योंकि दोस्तों इसने पूरे लगभग देखो पूरा पश्चिमी भारत इसने लगभग जीत लिया था, जिसमें अगर हम बात करें कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और यूपी का दोस्तों पश्चिमी इलाका, बुंदेलखंड इलाका, गुजरात दोस्तों, ये सारे इलाके इसने जीते थे महमूद गजनी ने। बट इसने दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों सिर्फ इसने पश्चिमी पंजाब को अपने नियंत्रण में किया था। वो भी मैंने बताया क्यों नियंत्रण में किया था, प्रत्यक्ष नियंत्रण में किया था। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि दोस्तों वो भारत में आने का मुख्य द्वार था। अगर वो उसको अपने नियंत्रण में कर लेगा तो उसको जब भी भारत में आक्रमण करना होगा तब उसको बहुत आसानी रहेगी। इसलिए दोस्तों उसने पश्चिमी पंजाब को अपने नियंत्रण में किया, अदरवाइज पूरे क्षेत्र को उसने सिर्फ लूटा और वो भारत से वापस चला गया। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार तो इसका कारण नहीं था, ये मैं कह सकता हूं। जैसे कि मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का साम्राज्य विस्तार था, है ना, क्योंकि उसने जितने भी क्षेत्र पे आक्रमण किया है वो सारे क्षेत्र अपने अधीन कर लिए थे। ठीक है, हालांकि दोस्तों वो जब तक वो भारत में रहा तब तक वो जीत में ही रहा, और जब उसने भारत को जीता तो भारत से जाते समय दोस्तों क्या हुई, उसकी मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों उसका गुलाम जो है ऐबक राजा बना भारत में। और दोस्तों अगर हम गजनवी वाले जो साम्राज्य है उसमें दोस्तों कौन बना, तो यल्दूज दोस्तों उसका जो दूसरा गुलाम था। अभी हम लोग पढ़ेंगे, कल वाली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो मोहम्मद गौरी के ऊपर ही पढ़ेंगे। तो ये चीजें, तो इसका मुख्य उद्देश्य अगर इसका साम्राज्य विस्तार का तो इसका कारण नहीं था। कुछ जो इतिहासकार कहते हैं साम्राज्य विस्तार इसका मुख्य उद्देश्य था, तो ये उसका कारण नहीं था। ये उसकी मैंने बात चर्चा कर दी। ठीक है, दूसरा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संयुक्त मोर्चा को दंडित करने के लिए, दूसरा जो उसने मतलब कुछ कहते हैं कि संयुक्त मोर्चा को दंडित करने के लिए। अब ये संयुक्त मोर्चा मैं बता चुका हूं, को दंडित करने के लिए इसने भारत पर आक्रमण किया, करने के
लिए भारत पर आक्रमण किया। बताया था मैंने ना, बेहिंद की जो लड़ाई हुई थी आनंद पाल के साथ में, जिसमें भारतीयों ने उसका सहयोग किया था, उसी संयुक्त मोर्चा को उसने दंडित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। बट ऐसा नहीं लगता है कि दोस्तों वो एक इतने और उस युद्ध में दोस्तों वो ऐसा भी नहीं कि वो हार गया हो। अगर वो हारा होता उस युद्ध में तो हो सकता है कि उनको दंडित करने के लिए भारत पर आक्रमण करता, बट उस युद्ध में तो वो जीत गया था। और जब जीते हुए क्षेत्र में तो दोस्तों उसने इनको भी पराजित किया था ना। तो जब इनको पराजित किया था तो दोस्तों वो इनको हराने के लिए दोस्तों इतने वहां से दोस्तों अफगानिस्तान से होते हुए दोस्तों भारत में नहीं आए। अगर उसका संयुक्त मोर्चा को दंडित करने का उद्देश्य होता तो दोस्तों वो उसका मतलब मेन उद्देश्य तो ये नहीं था, संयुक्त मोर्चा को दोस्तों दंडित करने का उसका जो भारत पर आक्रमण करने का कारण नहीं था। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। मतलब क्यों कोई इंसान जब देखो इन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया, बट अगर संयुक्त मोर्चा जीता होता और वो हार गया होता तब तो ठीक है, बट वो तो संयुक्त मोर्चे में तो उसने हरा दिया था ना इनको, महमूद गजनवी को, और ये हार गए थे। तो हारे हुए को दोस्तों हराने के लिए दोस्तों वो फिर से भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, ये तो रही बनी बात। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा उसका मुख्य कारण। देखो ये सारी चीज़ इतिहासकार कहते हैं, बट उनका कौन सा सही है कौन सा गलत, ये मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। और सही भी चीज़ है, ये चीज़ें अगर तुमको देखने में लगेंगी तो वो ठीक ही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरा जो होता है धर्म का प्रचार। धर्म का प्रचार, धर्म का प्रचार। ठीक, धर्म का प्रचार जो है दोस्तों, ये धर्म के प्रचार की अगर हम बात करें तो इसने क्या किया भारत में धर्म प्रचार के लिए, भारत में इसने क्या किया तो दोस्तों जैसे भारत में इसने मूर्ति तोड़ी, मंदिर तोड़े, गाजी की उपाधि ली। मैंने बताया ना गाजी कौन होते थे, गाजी की उपाधि ली। ठीक है, ये सारी चीज इसने की धर्म के प्रचार के लिए। बट इसके मूल आक्रमण में दोस्तों हमको धर्म का इस तरह से प्रभाव दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये अगर इसने मूर्ति तोड़ी तो ये उसके मध्य एशिया में या उसके साम्राज्य में एक फैला हुआ विचार था कि जो भी भारत में नहीं, वो जो भी जहां भी मूर्तियों को तोड़ेगा तो वो क्या होगा, वो वहाँ के लोगों के लिए मसीहा या वहाँ के लिए एक सुल्तान या ये वहाँ के लोगों में उसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो इसीलिए दोस्तों उसने मूर्ति को तोड़ा, ना कि धर्म के प्रचार के लिए उसने मूर्ति को तोड़ा। धर्म के प्रचार जैसे कि अगर हम बात करें कि दोस्तों ना तो उसने किसी को कन्वर्ट कराने की कोशिश की, ठीक है, ना तो उसने किसी को बंदी बनाया यहाँ से ले जाके कि बंदी बना के दोस्तों वहाँ को उनको जाके वहाँ मध्य एशिया में कन्वर्ट करा लिया जाए, ऐसा भी उसने नहीं किया है। मंदिर तोड़े उसने, मंदिर तोड़ने के पीछे का बहुत डिबेट है दोस्तों, उसमें मैं नहीं जाना चाहता आपके लिए। गाजी की उपाधि ली दोस्तों उसने, तो गाजी की उपाधि तो दोस्तों वो धर्म को अपने वहाँ के लोगों को, मध्य एशिया के लोगों को अपने प्रभाव में लाने के लिए दोस्तों उसने गाजी की उपाधि ली। जैसे उसने मध्य एशिया के लोगों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसने मूर्ति को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि वहाँ पे मंदिर को जो तोड़ता था वो उनके लिए बहुत ही योग्य और बहुत ही, है ना, मतलब धर्म के लिए उनके बहुत योग्य माना जाता था। तो ये सारी चीजें थी। तो धर्म के प्रचार के लिए तो उसने ऐसा नहीं किया, उसने मध्य एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोस्तों उसने मूर्ति को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा और गाजी की उपाधि ली। ठीक है, तो ये भी उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था भारत पर आक्रमण करने का। ठीक है, चौथे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चौथा दोस्तों मूल कारण है जो उसका, जिसको हम कह सकते हैं चौथा कारण दोस्तों जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो चौथा कारण है दोस्तों धन की प्राप्ति। ये दोस्तों इसका मूल कारण है धन की प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, धन की प्राप्ति के लिए इसने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, ठीक, धन की प्राप्ति के लिए इसने धन को लूटा। और मैंने बताया भी कि दोस्तों यह भारत में जब इसमें आक्रमण आया तो इसने बहुत सारा धन लूटा, इतना धन लूटा कि ये खुद ले नहीं जा पाता था, इतना धन इसने लूटा। और ये धन क्यों चाहता था दोस्तों भारत, अगर ये इतनी दूर से दोस्तों ये धन को लूटने आया है तो ये धन क्यों लूट चाहता था, मतलब भाई धन की प्राप्ति इसको क्यों करनी थी? खाली इतने बड़े साम्राज्य को आके हरा के, मतलब भारत वाले जैसे इलाके में जीत के जाने के बाद, और उसको धन की सिर्फ प्राप्ति चाहिए थी, ना कि उसको प्रसार करना था, ना धर्म का प्रचार करना था, ना साम्राज्य का विस्तार करना था। तो धन की प्राप्ति क्यों? तो धन की प्राप्ति के पीछे का इसका कारण ये था कि दोस्तों ये मध्य एशिया में जो था अपना प्रभाव बनाना चाहता था, जिसमें दोस्तों मध्य एशिया के जो अभियान थे दोस्तों उसमें दोस्तों ये धन बहुत काम आता था इसमें।
है ना। यानी मध्य एशिया में दोस्तों जैसे ईरान है, ईरान पे दोस्तों आक्रमण करने के लिए धन इसके लिए बहुत उपयोगी था, ठीक है। और दूसरा साम्राज्य में दोस्तों इसके बहुत गरीबी थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मध्य एशिया में इतना ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र नहीं था, तो उसके लिए भी दोस्तों, है ना, ये सारी चीज़ें इसका धन की प्राप्ति का मुख्य कारण था। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य एशिया में दोस्तों अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए दोस्तों भारत में धन लूटा, और भारत में धन लूटने के बाद दोस्तों इसने किया कि मध्य एशिया के जो देश हैं, आसपास के जो इलाके, उसने दोस्तों उन पर दोस्तों आक्रमण किए, और इसी धन के सहयोग से दोस्तों ने काफ़ी बड़ा साम्राज्य अपना बना लिया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये भारत से 1527 ईस्वी में 1027 ईस्वी में भारत से जाता है। इसके बाद 1-2 साल अपने भारत को अपने साम्राज्य को कॉन्सोलिडेट करता है, और जो मध्य एशिया के जो देश है उन पर विजय करता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, वो 1030 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है। कितनी दोस्तों? 1030 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में थी, ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने का मुख्य कारण जो था दोस्तों, है ना, समझ में आ गया ना, मतलब कि धन की प्राप्ति। मैंने जितनी भी चीज़ें थी, आप लिखने को सारे कारण लिख सकते हैं, बट उसका आप रीज़न बताते भी जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको सही लगेगा। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर जो होते हैं, अगर आप लिखने वाले पेपर में जितना अच्छा आप उसको डिस्क्राइब करके अपने पक्ष बताकर दोस्तों आप कहेंगे, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। इनके बारे में मैंने आपको बहुत एक मैं आपको यहाँ पे एक शब्द और बता देता हूँ दोस्तों। जो उस समय जो धन, अगर आप पढ़ोगे दोस्तों आप इतिहास हिस्ट्री में, तो उस समय जो धन होता था, जो लूटा हुआ था, लूट का धन दोस्तों, लूट का धन के लिए दोस्तों उस समय एक शब्द यूज किया जाता था, खुम्स। कौन सा शब्द दोस्तों? खुम्स। अगर कभी दोस्तों खुम्स शब्द पढ़ते हुए मिल जाए आपको बुक्स में, या कभी पूछा जाए, तो याद रहना ये लूट का धन होता था, ठीक है दोस्तों। खुम्स क्या होता था दोस्तों? लूट का धन होता था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये मेरे दिमाग में आया तो अभी बता दिया। आप लोग ये याद रखना, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोस्तों महमूद गजनवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। भारत पर आक्रमण किया, किस क्रम में किया, और क्या क्या प्रभाव इसका, है ना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगली सीरीज में दोस्तों। इसी सीरीज में अगले दोस्तों जो आएंगे उनके हम बात करें तो दोस्तों मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट दोस्तों अगर मैं बताऊं तो कल हमारी दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की भी एक क्लास चलेगी। तो इंडियन ज्योग्राफी का भी सेशन चल रहा है, अगर आप लोग इंडियन ज्योग्राफी जो भी पढ़ना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो या मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रही हो, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर। और दोस्तों चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप तहे दिल से गुजारिश है दोस्तों, दूसरों को शेयर भी किया करें दोस्तों। शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, और लोगों को भी पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरीके से मैं आपसे ज़्यादा एफर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ क्या करना है, आपका एक ही काम है दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें, रोज़ रेगुलर पर क्लास करें। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरों को शेयर भी कर दिया करें, ताकि और लोग जो आपके आसपास जो पढ़ने वाले हैं, जो जानना चाहते हैं, बाकी अच्छा पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, खूब जम के पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो बाय, धन्यवाद।